नेक्स्ट फिर एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम कैलकुलेशंस करके वेक्टर एडिशन के लिए कुछ फॉर्मूले बना लेंगे और बार बार उन फॉर्मूलों को यूज करेंगे। इसके बाद में हम डायग्राम कम से कम बनाने की कोशिश करेंगे, फॉर्मूलों से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनालिटिकल मेथड है वेक्टर एडिशन का, उसमें आपको क्या करना है, कुछ फॉर्मूले डिराइव करने हैं। मान लो कि ये कोई दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और ये वेक्टर है बी। इन दोनों को आपको ऐड करना है, जिनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बोलता है कि अगर इन दोनों वेक्टर्स के पैरेलल दो लाइनें ड्रॉ की जाए, इस वाले वेक्टर के पैरेलल यहां पे एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस वाले वेक्टर के पैरेलल यहां पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो इस पैरेललोग्राम के अंदर जो पैरेललोग्राम बनेगा, इस पैरेललोग्राम के अंदर ये वाला जो डायगोनल होगा, ये इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें ये आर फाइंड करना है और साथ में ये भी फाइंड करना है कि ये आर वेक्टर वेक्टर ए से कितने एंगल पे है, अल्फा भी फाइंड करना है। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर ए, या ऐसे बोल दो कि वेक्टर ए से रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल है वो है अल्फा। तो दो चीजें हम कैलकुलेट करेंगे, एक तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा, दूसरी चीज रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर ए से एंगल कितना बनेगा। समझ में आ गया? ठीक है, सिंपल ज्योमेट्री यूज करनी है, सिंपल एकदम। देखो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, पॉइंट्स को कुछ नाम देते हैं। जैसे ये ओ पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं पी, ये पॉइंट मान लेते हैं क्यू। ठीक है, अब मैं इस ये जो वेक्टर ए वाली लाइन है इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं, ये आगे बढ़ा दिया। ये जो पॉइंट क्यू है यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करेंगे, ये लो जी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये एंगल कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री है। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है, पैरेललोग्राम में ये दोनों क्या होंगी, बराबर। तो ये वाली साइड बी के बराबर है, मतलब ये वाली साइड किसके बराबर है, बी के बराबर है। ठीक है, ये जो वेक्टर है बी और ये वाला जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये एग्जैक्टली एक दूसरे के पैरेलल है। तो जितना एंगल यहां पे बन रहा है थीटा, वही एंगल यहां पे बनेगा थीटा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दो पैरेलल लाइनें हैं और तीसरी लाइन उनको काट रही है, तो जितना एंगल यहां पे बनेगा उतना ही एंगल यहां पे भी बनना चाहिए। ठीक है, अब ये वाला जो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, इस पे हम पूरा फोकस करेंगे। अब देखो ध्यान से देखना, ये जो एंगल है, एंगल थीटा के सामने ये वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस हमको पता है बी के बराबर है। तो अगर मुझे ये बेस फाइंड करना है तो हाइपोटेनियस और बेस, इनमें क्या रिलेशन होता है, बोलो क्या रिलेशन है, कॉस थीटा। तो मैं लिखूंगा कॉस थीटा इक्वल टू बेस, इसका भी नाम रख देते हैं कुछ टी पॉइंट। तो बेस है पीटी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस है वेक्टर बी के बराबर, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है उसके बराबर है। तो पीटी यानी कि ये वाली जो साइड है ये क्या आएगी, बोलो बी कॉस थीटा के बराबर आएगी। तो ये वाली जो साइड है ये अपने पास आ गई बी कॉस थीटा। ये चीज समझ में आई क्या? ऐसे बताओ एंगल थीटा के सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, दोनों में रिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में, साइन थीटा। साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर यानी कि क्यूटी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस जो कि बी के बराबर हाइपोटेनियस। तो बताओ क्यूटी किसके बराबर आया, बी साइन थीटा के बराबर आ गया। यानी कि ये वाली जो साइड है ये है बी साइन थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, अब ये जो एक बड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इस पे हम फोकस करेंगे। कौन सा वाला ट्राइंगल, ये जो बड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं। इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक है, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल की हम लोग बात कर रहे हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली साइड किसके बराबर है, बी साइन थीटा। ये किसके बराबर है, रिजल्टेंट वेक्टर आर के बराबर। और यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है, तो यहां से यहां तक की तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और ये कितना है, बी कॉस थीटा। तो यहां से यहां तक की टोटल लेंथ कितनी हुई, ए प्लस बी कॉस थीटा। यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और ये हमने अभी फाइंड किया है बी कॉस थीटा है। तो बताओ टोटल लेंथ कितनी हुई, ये ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कि रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर आएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हम लोग
हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि बी साइन थीटा का स्क्वायर। बोलो आया क्या समझ में? सॉल्व कर लो इसको। आर स्क्वायर इक्वल टू देखो ए प्लस बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर है तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस ये आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कितना आसान है देखो। और अब क्या करना है, ये देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब आप इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि क्या होता है 1 तो प्लस 2ab कॉस थीटा और बचेगा। यह है समझ में स्टेप। तो बताओ आर क्या है अपने पास, तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब भी हमें दो वेक्टर्स गिवन हो और उनके बीच का एंगल पता हो तो ये फॉर्मूला यूज करके आप रिजल्टेंट वेक्टर इजीली फाइंड कर सकते हो। कोई दिक्कत इसमें? और अगर ये पूछे कि रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर ए से एंगल बताओ, ये अल्फा पूछा जा रहा है तो इसी राइट एंगल ट्राइंगल में बता दो एंगल के सामने ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। बेस किसके बराबर है a प्लस बी कॉस थीटा के, परपेंडिकुलर किसके बराबर है b साइन थीटा के। परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है टेन थीटा यानी कि टेन अल्फा बराबर आएगा परपेंडिकुलर यानी कि b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ये लो जी दूसरा फॉर्मूला आ गया अपने पास में कि रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए से कितना एंगल बनाएगा b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ये किसके बराबर आएगा टेन अल्फा के बराबर। अगर आपको बोलता कि रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर b से कितना एंगल बनाएगा, इस एंगल को मैं बीटा मान लेता हूं तो आपको बस इतना ही करना है कि जहां पे जो a है उसको b से रिप्लेस कर दो, क्योंकि आपने बस इतना ही किया है पहले वेक्टर a से एंगल पता किया था अब वेक्टर b से एंगल पता कर रहे हो तो जहां पे a है वहां पे b आ जाएगा मतलब टेन बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा अल्फा की जगह तो बीटा और b की जगह a की जगह b यानी ये आ जाएगा a साइन थीटा डिवाइडेड बाई b प्लस a कॉस थीटा। अगर वेक्टर b से एंगल पूछे ये फॉर्मूला चिपका देना, वेक्टर a से एंगल मोस्टली पूछा जाता है तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखो b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका भी फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, क्या है रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और एक ये फॉर्मूला याद करना है, ये दो ही याद करने हैं मोस्टली तो। ठीक है, ये दो अच्छे से याद होने चाहिए। ये तीसरा फॉर्मूला रेयर केस में काम आएगा कब, जब रिजल्टेंट वेक्टर का आपको वेक्टर b से एंगल पूछा जाएगा तब ये फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज तो ये दो से ही 95% क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। सिर्फ 5% क्वेश्चन में ये कोई काम आएगा तो आएगा। ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूले आ चुके हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं जिन पॉइंट से डायरेक्टली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो डायरेक्टली उन इंपॉर्टेंट पॉइंट से ही हम सॉल्व कर डालेंगे। जो फॉर्मूले अपने पास आए पहले उनको लिख देता हूं। रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला आया, जैसे वेक्टर ए और बी हमने ऐड किए हैं, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल थीटा है, इनका रिजल्टेंट हमने फाइंड किया, ये आया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये अपने पास में आंसर आया। और जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका जो एंगल आएगा वेक्टर ए से जिसको हमने अल्फा बोला है वो आया टेन अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये चीज हमने डिराइव कर ली है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। देखो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दो वेक्टर्स को अगर आप ऐड कर रहे हो तो उससे मैक्सिमम रिजल्टेंट कब मिल सकता है हमको, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। इससे आंसर मैक्सिमम कब आएगा, तो इसमें देखो कॉस फंक्शन आ रहा है और कॉस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1 हो सकती है। कब, जब थीटा क्या हो 0 डिग्री। ये थीटा किसके बीच का एंगल है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। तो अगर थीटा 0 होगा मतलब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे, अगर थीटा 0 डिग्री होगा, कितना होगा 0 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर्स क्या होंगे पैरेलल, एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा मैक्सिमम आएगा। कितना आएगा, तो यहाँ पे थीटा 0 पुट करके देख लो, cos 0 1 बन गया, तो ये तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अंडर रूट के अंदर क्या आएगा
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो अंडर रूट और स्क्वायर हटा दो, सीधा आंसर आएगा ए प्लस बी। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन गया कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, मतलब उनके बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट क्या आएगा ए प्लस बी के बराबर आएगा वेक्टर एडिशन करने पे। तो आपको सीधा ही उनको जोड़ लेना है, कोई आपको फॉर्मूले वगैरह नहीं लगाने हैं, सीधा आपको जैसे 3 न्यूटन का और 5 न्यूटन का फोर्स एक ही डायरेक्शन में है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो सीधा जोड़ दो 3 + 5 = 8 न्यूटन। ठीक है, ये वेक्टर एडिशन के रूल के अकॉर्डिंग ही हम ऐड कर रहे हैं। सेकंड केस ये हो सकता है कि अगर आपको पूछा जाए कि रिजल्टेंट मिनिमम कब आएगा, दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो तो उनका रिजल्टेंट मिनिमम कब आएगा, कम से कम कब आएगा, तो मिनिमम तब आएगा जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। क्यों? क्योंकि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो थीटा क्या होगा 180 डिग्री, एक इधर है एक इधर है, उनके बीच का एंगल क्या हुआ 180 डिग्री। अगर थीटा 180 पुट करोगे तो कॉस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आएगी -1, और जब ये -1 यहाँ पे आप पुट करोगे तो ये अंडर रूट के अंदर बनेगा a² + b² - 2ab, जो कि a - b का होल स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर और अंडर रूट हटाने के बाद में आंसर आएगा जो रिजल्टेंट है वो कितना आएगा, मिनिमम आएगा, कितना a - b के बराबर। a - b भी लिख सकते हो, b - a भी लिख सकते हो इसको, क्योंकि डिपेंड करेगा कि बड़ा वाला वेक्टर कौन सा है, उसमें से छोटा वेक्टर हमेशा माइनस होगा। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, उस पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा, 3 न्यूटन का फोर्स इधर लगा, रिजल्टेंट किधर आएगा इस 10 वाले की डायरेक्शन में, कितना 10 - 3 यानी कि 7 न्यूटन इधर आएगा। आई बात समझ में? तो ये दूसरा पॉइंट भी याद रखना है कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो डायरेक्टली उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर दो वेक्टर्स बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, जैसे वेक्टर ए और बी, ये दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, तो रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच आएगा। मतलब अगर ये एंगल थीटा है पूरा, ये वाला एंगल, तो ये एंगल कितना होगा θ/2 होगा। अगर दो वेक्टर्स बराबर मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो एकदम बीचों बीच आएगा उनके, मतलब दोनों साइड से, दोनों वेक्टर से इसका एंगल θ/2 और इधर भी ये θ/2 बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर दो वेक्टर्स अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, उसको देखो, अगर मान लो कि दो वेक्टर्स अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, मान लो कि वेक्टर ए बड़ा है और वेक्टर बी छोटा है, अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा उस पर फोकस करते हैं कि वो किधर आएगा। तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग दोनों के पैरेलल, दोनों वेक्टर्स के पैरेलल दो लाइनें ड्रॉ करके पहले तो बना लो पैरेललोग्राम, फिर इसमें ये वाला जो डायगोनल आएगा, कौन सा वाला, जो इन दोनों के टेल से होके जाएगा, ये इनका रिजल्टेंट होगा। ये डायगोनल क्या है, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट। अब आप नोटिस करो कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये वेक्टर ए से जो एंगल बना रहा है वो छोटा है, और वेक्टर बी से जो एंगल बना रहा है वो बड़ा है। ये अल्फा है, ये बीटा है। कौन सा है छोटा एंगल, बोलो छोटा एंगल कौन सा है दोनों में से, अल्फा। या ऐसे बोल दो कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, बी की तरफ कम झुका हुआ है, एकदम बीच में तो नहीं है ना। बीच में कब आता है रिजल्टेंट, जब दोनों वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के होते हैं, ए और बी, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तब तो रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच आएगा। लेकिन अगर दोनों अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा बड़े वेक्टर की तरफ ज्यादा झुका हुआ रहेगा, उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहेगा, बड़े वेक्टर से उस रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल छोटा बनेगा। आई बात समझ में? ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। अगला पॉइंट है कि जो वेक्टर एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ये क्या चीज होती है भाई, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है कि वेक्टर ए प्लस बी लिखो या फिर बी प्लस ए लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए प्लस बी ऐसा लिखो या बी प्लस ए लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि जो वेक्टर एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा, कम्यूटेटिव लॉ, है ना। वेक्टर एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अगला इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वेक्टर एडिशन है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ये क्या चीज है, एसोसिएटिव लॉ होता है जैसे a प्लस बी प्लस सी है, तीन वेक्टर्स ऐड करने हैं, तो पहले हमने b और c को ऐड किया, फिर इसमें वेक्टर a ऐड कर दिया। तीन वेक्टर हमको ऐड करने थे, पहले दो को ऐड कर लिया b और c को, जो भी आया उसमें वेक्टर a ऐड कर दिया। इसकी बजाय आप ये भी कर सकते हो, वेक्टर a और b को पहले ऐड कर लो, जो भी आएगा उसको वेक्टर c में ऐड कर दो।
तो आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो ये जो लो है इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लो। कौन सा लो? एसोसिएटिव लो, मतलब वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव लो को भी फॉलो करता है। आई बात समझ में? मतलब उल्टा सीधा कैसे लिख दो, मतलब उल्टा सीधा नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि बी और सी को पहले ऐड कर लो, फिर उसमें ए ऐड कर दो, या फिर ए और बी को पहले ऐड कर लो, उसके बाद उसमें सी लिख दो, या फिर आगे पीछे लिख दो इनको, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों लो यहाँ पे फॉलो होंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक स्पेशल केस बताने जा रहा हूं। जैसे मान लो कि दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, दो वेक्टर क्या हैं? बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, और आपको उनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो ये तो पता ही है कि उनका रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच आएगा। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, और इनके बीच में एंगल है थीटा। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, ये जो रिजल्टेंट आएगा आर वेक्टर, ये हमेशा बराबर आएगा टू, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए मैं इसको स्मॉल ए बोल देता हूं। स्मॉल ए क्या है? वेक्टर ए और बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा ये आएगा 2a cos थीटा बाई 2 के बराबर। अब ये फॉर्मूला कहां से आया? अब इसको डिराइव करके बता रहा हूं इस वाले फॉर्मूले से। जो रिजल्टेंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ए और बी तो बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू कॉस थीटा। अब ये जो ए स्क्वायर है इसको आप मिला के क्या बोल सकते हो? 2a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या बन गया? ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब 2a स्क्वायर इसमें भी कॉमन ले लो, यह आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 2a स्क्वायर कॉमन, यह आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये जो 1 प्लस कॉस थीटा है ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है, जो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना वो मैंने लगाया यहाँ पे। कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जैसे मैं इसको लिखूंगा 2a स्क्वायर, तो मैंने एज इट इज लिखा, इनटू ये जो मैंने लिखा है इसको मैं लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर, और इस एंगल का आधा कर दो, क्योंकि अगर 2 थीटा होता है तो थीटा आता, अगर थीटा है तो यहाँ पे थीटा बाई 2 आएगा। फिर आई बात समझ में? अब ये 2 और 2 ये 4 बन गया, और 4 से अंडर रूट से बाहर 2 बाहर आएगा, ए स्क्वायर से ए बाहर आएगा, तो फाइनली अपने पास आएगा आंसर 2a, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से क्या बाहर आएगा? कॉस थीटा बाई 2। देखो ये आंसर आ गया। तो याद रखना कि अगर दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच में एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा, और कितना आएगा? 2a cos थीटा बाई 2 के बराबर आएगा। अब इसका एक केस, सिंपल केस बताता हूं। जैसे मान लो कि दो वेक्टर्स बराबर मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच का एंगल है 120 डिग्री। इसका भी एक स्पेशल केस है ये। अगर मान लो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता 120 डिग्री, एक इधर होता और एंगल होता है इनके बीच में 120 डिग्री, तो अगर मैं थीटा 120 डिग्री यहाँ पे पुट करूं, भी इसको सॉल्व किया तो यही तो आया। तो अगर मैं थीटा 120 पुट करूं तो 120 बाई 2 क्या बना? 60 डिग्री। cos 60 क्या होता है? 1/2। अगर थीटा कितना हो? 120 डिग्री के बराबर हो तो cos 120 बाई 2 यानी cos 60 जो कि 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल होके रिजल्टेंट क्या आएगा? a के बराबर आएगा। मतलब दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर आता है। दो 10-10 न्यूटन के फोर्स हैं, एक इधर है एक इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा बीच में वो भी 10 न्यूटन के बराबर ही आएगा। ये इसका मतलब है। अगर दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो उन्हीं के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। अगर दोनों 20-20 न्यूटन के फोर्स हैं, उनके बीच में एंगल है 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट भी 20 न्यूटन के बराबर आएगा। मतलब उनके बराबर ही रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। ये हमने इससे सॉल्व करके देखा। आया समझ में? अब इसमें एक दो स्पेशल पॉइंट और है, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और है इसके अंदर, आगे लिखता हूं इसको। ये देखो केस क्या है? किसी भी प्लेन में मिनिमम कितने वेक्टर लिए जाएं जिनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो लेकिन उनका रिजल्टेंट 0 आ जाए? तो कम से कम हमको 3 वेक्टर लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है,
तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बीच में कहीं आएगा, तो उसको कैंसिल करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इन दोनों के रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक सी वेक्टर और चाहिएगा। तो कम से कम सेम प्लेन में कितने ऐसे वेक्टर होने चाहिए अनइक्वल मैग्नीट्यूड के, तीनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा यहाँ पे, ताकि इनका रिजल्टेंट 0 आ जाए, तो कम से कम 3 चाहिए। और अगर 3 डायमेंशन में पूछे, ये तो एक प्लेन की बात हुई, 3 डायमेंशन में कितने मिनिमम वेक्टर ऐसे होने चाहिए अनइक्वल मैग्नीट्यूड के, मिनिमम कितने ऐसे वेक्टर होने चाहिए जिनका रिजल्टेंट 0 आ जाए। जैसे मान लो कि मैंने अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर लिए, एक वेक्टर ये लिया वेक्टर ए, ये कोई दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, सी वेक्टर होता है ऐसे बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो फिर इसका और उस सी वेक्टर का रिजल्टेंट बीच में कहीं आता, तो उसको कैंसिल करने के लिए आपको एक और वेक्टर चाहिए होता, कम से कम कितने चाहिए होते 4। तो अगर 3 डायमेंशन में पूछे ए इधर है बी इधर है और सी मान लो इधर होता, तो इन तीनों का रिजल्टेंट बीच में कहीं आता, 0 तो नहीं आता ना, तो उसको कैंसिल करने के लिए एक चौथा वेक्टर और चाहिए होता अपन को, तो कम से कम कितने वेक्टर चाहिए 4 चाहिए। तो ये सीधा टिक करने वाला क्वेश्चन होता है, मिनिमम कितने ऐसे वेक्टर होने चाहिए जिनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो और उनका रिजल्टेंट 0 आ जाए। तो कम से कम सेम प्लेन में तो होने चाहिए 3, और अगर 3 डायमेंशन में पूछे तो कितने होंगे 4। बात समझ में आई क्या?